सवाल है सबसे पहले, और अरविंद जी से पहले जानना चाहेंगे, अनुज अत्री जी आपसे सवाल है सबसे पहले कि देखिए जिस तरीके से आपने बताया अभी पैसों को लेकर कि लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी अभी उपचुनाव चल रहे हैं और गाजियाबाद में कल तोहफे बांटे गए थे, वहां पर भी मामला दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पे जहां कुछ भी किसी भी पार्टी का किया हो, हम तो कहते हैं बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के संविधान के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये मेरा और तेरा जब हो जाता है कि जो दूसरे दल का अगर पकड़ा जाता है तो उसके पास तो कार्रवाई पूरी की जाती है, बल्कि बढ़ चढ़ कर की जाती है। और अगर अपना कोई पकड़ा जाता है तो वो 5 करोड़ को 9.5 लाख रुपए दिखा दिए जाते हैं और ये बोल दिया जाता है ये तो जो है अपने वहां पे होटल का बिल पे करने के लिए आए थे, वहां पर सूट का बिल पे करने के लिए आए थे। तो इस तरह की कार्रवाई होनी है। और जनता की आंखों में आप धूल झोंक दोगे तो महाराष्ट्र की जनता इतनी नासमझ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता दंश झेल चुकी है। कैसे आपने जो है चलती हुई सरकार को, चुनी हुई सरकार को आपने गिराने का प्रयास किया, किस तरह से आपने पार्टियों को चुराया, किस तरह से आपने एमएलए को लेकिन चुराया, महाराष्ट्र किस ने तरह बहुत से कुछ आपने देख लिया है। महाराष्ट्र ने देख लिया है अर्ली मॉर्निंग की शपथ ग्रहण, महाराष्ट्र ने देख लिया है चाचा भतीजों का अलग होना, महाराष्ट्र ने देख लिया है जो पार्टी बिल्कुल एक साथ होती थी वो धीर विरोधी हो गई, अलग अलग विचारधारा की पार्टी एक साथ आ गई। और इसीलिए इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में अगर महायुति के लिए बड़ा झटका हुआ तो क्या विधानसभा चुनाव में चीजें रिवर्ट हो पाएंगी, या फिर यहां भी महायुति पीछे खिसक जाएगी, या महाविकास आघाड़ी आगे जाती हुई नजर आएगी। ये सभी चर्चाओं के बीच में मोहन कर्मकार जी, चूंकि झारखंड में अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति हुई है और मैं कहूंगी कि बीजेपी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, डेमोग्राफिकल चेंजेस के साथ साथ भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़ और परिवारवाद के आरोप लगाते हुए। ऐसे में अब जब महाराष्ट्र से खबर आती है 5 करोड़ का बैग मिलता है तो नोटों का पहाड़ कुछ हल्का हुआ क्या? दिल में कोई तसल्ली थी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए जब इस तरह का चुनाव का समय आता है एनसीए को द्वारा जहां जहां अन्य दलों की सरकारें हैं वहां पर उसकी कार्रवाई बढ़ जाती है, इस तरह का रेड उसका शुरू हो जाता है। और ये चुनाव के समय सबसे ज्यादा इनका होता है। साथ ही साथ करप्शन को किसी भी मुद्दे पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। जहां कहीं भी अगर इस तरह का एजेंसी के द्वारा कैश बरामद होता है या इस तरह का भ्रष्टाचारी का मामला सामने आता है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे कि आप भी कह रहे हैं ये बात को, हम लोग भी समझ रहे हैं और राज्य की जनता भी जान रहे हैं, देश के जनता भी इस चीज को जान रहे हैं कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेताओं के यहाँ या उसके सगे संबंधियों के यहाँ अगर इस तरह का करप्शन का मामला आता है तो उसको एक प्रकार से खाली दिखाने के लिए लिपापोती कर दिया जाता है बाद में। लेकिन अन्य दलों पर बहुत सख्ती के साथ ये कार्रवाई करके और एन केन प्रकार उस दल को भी बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए, कहीं भी जब चुनाव होता है उस समय तो ये करते ही है। लोकतंत्र में चुनाव हो जाने का बाद जनता का जो लोकतंत्र में तो किसी मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप भी नहीं होने चाहिए थे, किसी मुख्यमंत्री को आरोपों के चलते जेल में भी नहीं जाना चाहिए था। चंपाई सोरेन को आपने स्टेपनी की तरह इस्तेमाल किया, चंपाई सोरेन फिर बीजेपी के हो लिए, ये सभी बातें भी तो चर्चा में है। निश्चित तौर पर मैं सभी तरह की बातों को कर रहा हूँ कि जहां जहां भी इस तरह का कार्रवाई होता है आप देखिएगा उसकी मंशा क्या है। अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर में अगर जमीन के मामले को लेकर के जिस तरह का इन्होंने आरोप लगाया था और उसमें 5 महीना तक हमको जेल में रखने का वो प्रयास किया, लेकिन हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और न्यायपालिका से हमको न्याय मिला। ये तो हमको कोई भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा हमको किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है। और आज जनता के बीच में जब हम विकास के काम को लेकर के, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा किसी तरह का ना कोई जाति का है, ना धर्म का है, ना कोई बाहरी ना भीतरी, इस तरह का कोई मुद्दा मेरे पास नहीं है। हमने जो काम कर रहे हैं, जो किए हैं, उस पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी अपना ये झारखंड में 24 वर्षों में 18 वर्षों तक उन्होंने शासन चलाया,
और केंद्र में भी उसकी लगभग 10 वर्षों से उनकी सरकारें हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी वो विकास के मुद्दा को लेकर के, विकास के काम को लेकर के वो जनता के बीच में नहीं गया। ठीक जब है भी मोहन चुनाव जी, आता किसी भी राज्य का हो तो किसके हिंदू, दावे मुस्लिम, किसकी बाहरी बातें जितने किस पर यही यकीन उसका जनता करती है, फैसला कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, आएंगे आपके पास, लेकिन अभी फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, देखिए जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर जाति को लेकर एक पैटर्न रहा है चुनाव के वक्त में, लेकिन इस बार इस पैटर्न को बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है जिस तरीके से नारे दिए गए हैं। और क्या लग रहा है आपको कि जो जाति का पैटर्न है और उसके सामने जो धर्म का एक पैटर्न सेट किया जा रहा है, कुछ फर्क किस तरीके से देखा जाएगा? अभी देखिए, एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए हमें। महाराष्ट्र के ये जो चुनाव है ना, वो बहुत से लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग चुनाव है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाके किसको वोट करेंगे प्रजा। मगर एक बात बराबर समझ लो, अगर आप 100 लोगों को पूछेंगे, 100 वोटर को पूछेंगे, मैं ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं, उसमें से 60 से 70 आपको सीधा जवाब नहीं देंगे उन्होंने किस विचारधारा को, किसको, क्यों, कैसे वोट दिया। वो उठपटांग बातें करके कैमरा के सामने चले जाएंगे। नाउ दैट इज द बिगेस्ट इंडिकेशन। ये सबसे बड़ा एक निर्देश है लोगों के लिए, देश के लिए समझने के लिए कि यहां पर एक अंडरकरंट काम कर रहा है। और ये अंडरकरंट है क्या? देखिए, 6 पार्टियां हैं ऐसे तो, देखे 2 गठबंधन है, मगर आमने सामने जो लोकसभा के चुनाव आए वहां पर ऐसा कह सकते हैं हम कि महाविकास आघाड़ी थोड़ा आगे थी या जीत गई थी, चलो मान लिया जीत गई थी। मगर वो जीत का अंतर इस वक्त क्या विधानसभा के चुनाव हो रहे, लोकसभा और विधानसभा को एक तराजू में तोलने की गलतियां बहुत से लोग कर रहे हैं और वो नहीं होनी चाहिए। जब विधानसभा में हम लोग देखते हैं तो मुझे तो ये समझ में आता है कि अंडरकरंट चल रहा है। अंडरकरंट किसका है? लोग सवाल सीधा पूछेंगे। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि एक बाजू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो बटोगे तो कटोगे पर से आया हुआ नारा है वो है। और दूसरी तरफ है उलेमाओं की 10 मुद्दे की डिमांड। हिमांशु जी, आपने कंफ्यूजन की बात की और आपने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में लोगों का बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि एक है कौन और हम वोट दे किसको। एनसीपी बढ़ गई, अभी मैं उसी बात पर आ रहा था, इसी बात पर आ रहा उधर था, शिवसेना बढ़ गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वोट दें तो दे किसे। ऐसे में वो पार्टियां जो बटी नहीं, क्या उन्हें फायदा हो जाएगा? नहीं, सीधी सी बात है, 2 पार्टियां बटी नहीं, उससे भी ज्यादा जो फायदा होगा ना वो इसको वैसे होगा कि एक तरफ बैटल विद इन बैटल्स है। यहां पर शिवसेना की सही लीगेसी किसको जानी चाहिए उसका निर्णय होगा ये चुनाव में। दूसरी तरफ एनसीपी की सही लीगेसी किसके पास जानी चाहिए, शरद पवार के पास रहनी चाहिए या फिर अजीत पवार के पास जानी चाहिए, उसका एक निर्णय होगा जो परिणाम आएगा। और उसके साथ में हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर जैसे मैंने बताया, एक तरफ उलेमाओं की 10 डिमांड और दूसरी तरफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मतलब हिंदुत्व का नारा। अभी इसके अंदर मुझे ये कंफ्यूजन इसलिए दिखता है कि मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र के काफी एरियाओं में आप चले जाओ, वहां पर लोगों को क्या चाहिए कि बाला साहब ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट वाला चेहरा चाहिए। अभी क्या वो उद्धव ठाकरे बन सकेंगे? वो लोग कहते हैं कि हम उद्धव को वोट देना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात, मैं बड़े पते की बात बता रहा हूं कि लोग कहते हैं हम उद्धव ठाकरे को वोट देना चाहते हैं, मगर हम जनाब उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देंगे, हमें हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे चाहिए। यहां पर मशक्कत इस बात की है, जो मैं कंफ्यूजिंग बोल रहा हूं ना, वो शिवसेना का जो कोर वोटर है, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा करके 288 में से कम 180-185 सीटें ऐसी है जहां पर शिवसेना का तकरीबन 25% वोट है, वो वोट बटा हुआ है। अभी वो वोट आखिर में किसके पास जाएगा? एकनाथ शिंदे के पास जाएगा जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, या फिर जनाब उद्धव ठाकरे के पास जाएगा? जैसे वही लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, मैं ये ग्राउंड की बातें आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे कंफ्यूज वोटर है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अंडर करंट जो चल रहा है आज, उसमें जाके वोटर आपको बता नहीं रहा कि असल में उसने क्या किया। मगर ये बात लिख के रखेगा कि इसको अगर समझ लो एनीथिंग अबव 64-65% वोटिंग, 65% वोटिंग से ज्यादा कुछ भी हो गया या 65% भी हो गया, तो समझ के चलिए एक तरफा स्वीप आने वाला है, ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं रहने वाला। और उसका एक उदाहरण कि आरएसएस ने, देखिए जो महाराष्ट्र इनका घर है, नागपुर में आरएसएस का घर है,
बाबा साहब देवरस ने सूबे में आके वोट किया और आरएसएस ने महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 7,500 छोटी छोटी मीटिंगें की है जो आरएसएस लोकसभा में मार्च और अप्रैल के महीने में सीधा घर में बैठा हुआ था। अभी वो अंडरकरंट कहाँ जाएगा वो 23 तारीख को पता। अभी थोड़ी देर पहले तो मोहन भागवत पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। वो कह रहे हैं कि सही मुद्दों Yes. पर वोट डालें तो बेहतर होगा। अब सही मुद्दे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे जनता समझ लेगी। हालांकि आपने कहा कि लोकसभा इलेक्शन का जिक्र नहीं करना चाहिए विधानसभा चुनाव में, लेकिन चर्चा खूब हो रही है। जहां लोकसभा चुनाव में पार्टियां पिछड़ी हैं, अब विधानसभा चुनाव में अनुमान अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं। और आपने कंफ्यूजन की बात की, तो कंफ्यूजन हम पत्रकारों के लिहाज से भी बड़ा है कि हम 2019 के लिहाज से किस तरीके से देखें चीजों को और आज की डेट में किस तरीके से देखें, क्योंकि पार्टी तब बटी नहीं थी और आज पार्टी बढ़ गई है। एक उदाहरण दे सकता हूं मैं? हाँ। 40 सेकंड में। जी जी बोलिए। देखिए, मालेगांव की एक लोकसभा सीट है, उसके तहत 7 विधानसभा सीटें आती है। जो परिणाम आएगा वो आपको दर्शाएगा कि 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी का प्रत्याशी तकरीबन 2,500 वोट से आगे था। मगर एक मालेगांव सेंट्रल का जब काउंटिंग शुरू हुई, उसमें से उसके बाद जो 7 विधानसभा का काउंटिंग हो गया, तो एक ही विधानसभा में से वो मालेगांव सेंट्रल में से एमवीए का प्रत्याशी 1,95,000 वोट ले गया। वो 1,93,000 की लीड कट गई और 2,000-2,500 वोट से वो प्रत्याशी जीत गया। तो 7 में से 6 सीटें जहां पर महायुति की थी, वहां भी एमवीए का प्रत्याशी लोकसभा की सीट जीता था। मैं जो बोल रहा हूं कि लोकसभा को विधानसभा के तराजू में न तोले, उसका सबसे सही उदाहरण आपको देखना है। तो दूल्हे मालेगांव की ये लोकसभा सीट ले। सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं। आपने लोकसभा इलेक्शंस का जिक्र किया, 2019, 2024 किस तरीके से लोगों ने अपने वोटिंग पैटर्न को दिखाया है वो जल्दी से दर्शकों को बता दें। हालांकि आपने कहा कि लोकसभा इलेक्शन का जिक्र नहीं करना, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं कर ही दूं एक बार, क्योंकि यहाँ बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। वो कैसे हुआ? 2019 में 23 सीटें थी, 2024 में 9 सीटें रह गई। कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट थी 2019 में, लेकिन 2024 में 13 उसने हासिल की। एनसीपी ने 2019 में 4 सीटें जीती थी, 2024 में 1 सीट जीती। ये अजीत पवार गुट की मैं बात कर रही हूँ। एनसीपी शरद पवार की गुट ने जहां 2019 में 1 भी सीट नहीं, यहाँ 8 सीटें 2024 में। शिवसेना यूबीटी 2019 में 1 भी सीट नहीं, लेकिन यहाँ 9 सीटें। और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने जहां 18 सीटें 2019 में जीती थी, वो 7 सीटें। यानी यहाँ वोटिंग पैटर्न में सीधे तौर पर लोकसभा इलेक्शन में महायुति की तरफ लोगों का रुझान नहीं रहा, महाविकास अघाड़ी की तरफ रहा। अब आ जाते हैं 2019 विधानसभा इलेक्शन, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 105 सीटों के साथ में। हाँ, उस टाइम पार्टी बटी नहीं थी, इसीलिए जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो शिवसेना थी 56 सीट, तीसरे नंबर की पार्टी थी एनसीपी 54 सीट और चौथे नंबर पर थी कांग्रेस 44 सीट और निर्दलीय के खाते में गई थी 13 सीट। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा दिलचस्प है, इसीलिए हम कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोग बहुत सोच समझ कर वोट देने वाले हैं। जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश होगी। लेकिन सुजाता पांडे जी, जब महाराष्ट्र झारखंड की बात हो रही है, 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश को कैसे देखती हैं आप? बुरकों की लड़ाई चल रही है अब तो। कल ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग को कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका बुरका हटाकर उनकी चेकिंग ना हो, वोटर आईडी ना मांगे जाएं। बड़ा उन्हें असहज महसूस होता है और जो पुलिस वाले हैं अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें। अब रात भर में खबर ऐसी सामने आ गई कि बीजेपी वालों ने रात में जाकर खूब सारे बुरके खरीद लिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको क्या मैं महिला हूं, आप महिला हैं और बाकी मुस्लिम महिलाएं भी होंगी जो आपका आसपास, सच में आपको लगता है कि महिलाएं इतनी अबला हैं कि उनको वोट डालने की वोटिंग के बाद में वोटिंग के बाद में पोलिंग बूथ से निकले हैं? मुझे लगता है शायद कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बड़े चेहरे या बड़े सितारे वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वोट डालने के बाद जब वो एक अपील करते हैं ना, तो लोगों के दिल दिमाग पर असर होता है और लोग फिर उनसे प्रेरणा लेकर भी घर से जल्दी निकल जाते हैं। मोहन भागवत थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर शायद कुछ बोले नहीं। सुजाता जी अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं ये कह रही